नमन तुम्हें हे बलिदानी। इस श्रृंखला के तहत आज प्रस्तुत है शहीद मदनलाल ढींगरा की कुर्बानी पर आधारित रूपक। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें ऐ बलिदानी। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें ऐ बलिदानी। नमन तुम्हें ऐ बलिदानी, नमन तुम्हें ऐ बलिदानी, नमन तुम्हें ऐ बलिदानी। भारतवर्ष ने कितने ही उतार चढ़ाव देखे, शताब्दियों के गहरे साए में कितनी ही सभ्यताएं समा गईं इसके विशाल आंचल में। संघर्षों को भी झेला इसने, अंगारों चिंगारियों से भी खेला इसने, और हर बार कुंदन की चमक लिए फिर से दमकने लगा ये भारत, हमारा सबका भारत। दूर टापू देश के वासी ने शनाय शनाय दंड भेद के हथकंडे अपनाते हुए व्यापार की चादर ओढ़ पराधीन कर लिया इस देश को। किसी का राज्य छिना, किसी का सम्मान लुटा, परंतु फिर भी चिंगारी सुलगती रही असंतोष की इस कुटिल व्यापारी शक्ति के विरुद्ध। और वही चिंगारी अंगार बनी 1857 ईस्वी की। अंगार बुझा गोले के समक्ष, परंतु चिंगारी फिर भी सुलगती रही। फिर से अंगार बनने की प्रतीक्षा में 1857 ईस्वी का संघर्ष चाहे विफल रहा, परंतु इसकी स्मृति सदैव भारतवासियों को चेताती रही कि पराधीन सपने सुख नहीं, और कचोटती रही अंग्रेज सरकार को कि सचेत भारतवासी फिर भी उठ सकते हैं अपनी स्वाधीनता के लिए। 1905 ईस्वी के बंग भंग ने भारतवासियों के हाथों में एक मुद्दा थमा दिया, अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध। इस मुद्दे ने संयुक्त रूप में लड़ने की युक्ति दी, और जन विरोध के सामने अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा। बंगाल विभाजन समाप्त हुआ, जनता की जीत दर्ज करता हुआ। आगे तो अब कड़ियां हैं जो जुड़ती गईं एक दूसरे के साथ, और जंजीर बनती गईं ब्रिटिश साम्राज्य के गले की फांसी। क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे अधिक सक्रिय प्रांतों में एक था पंजाब। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा। लुट लिया माल तेरा, गीता बेहाल ओए, लुट लिया माल तेरा, गीता बेहाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा। अन्य प्रांतों के अतिरिक्त पंजाब में भी दमनकारी नीतियां अपनाई प्रशासन ने। एक सोच उभरी कि क्यों ना विदेशों में जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को वेग दिया जाए। इसमें लाभ अधिक थे, विशेषकर विदेशी सहायता का लाभ। और सबसे प्रथम उदाहरण मिलता है श्यामजी कृष्ण वर्मा का, जो 1897 ईस्वी से ही लंदन में स्थित थे। उन्होंने 1000 रुपए की 6 छात्रवृत्तियां उन विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित की जो विदेशों में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हों। पेरिस में इसी उद्देश्य हेतु सरदार सिंह राणा ने भी 2-2 हजार की 3 छात्रवृत्तियां सुनिश्चित की। इस प्रयास से श्याम जी ने भारतीय युवा क्रांतिकारियों का एक समूह अपने आसपास जुटा लिया। इनमें से मुख्य थे विनायक सावरकर, हरदयाल और मदनलाल ढींगरा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं उस भारत मां की कोख से पुनः जन्म लूं और फिर मरूं उसी पवित्र उद्देश्य की खातिर, जब तक कि उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए और वह स्वतंत्र ना हो जाए। मानव कल्याण और ईश्वरीय महिमा के लिए वंदे मातरम।
वंदे मातरम। इनकी गतिविधियों का केंद्र था इंडिया हाउस। श्याम जी ने 18 फरवरी 1905 के दिन इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था भारत के लिए होम रूल प्राप्त करना किसी भी तरीके से। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार और प्रसार के लिए एक समाचार पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी निकाला गया। उद्देश्य पूर्ति के लिए जहां असहयोग को एक तरीका माना गया, वहां शस्त्र प्रयोग को भी अनुचित नहीं ठहराया गया। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उनका विश्वास था कि डरना और डराना में एक सीधा अनुपात होता है। ब्रिटिश समाचार पत्र एवं राजनीतिज्ञ भयभीत हुए इन गतिविधियों से और उन्हें सोचना पड़ा कि कैसे अपने हितों को सुरक्षित रखा जाए। इन क्रांतिकारियों से श्याम जी को विवश कर दिया गया कि वो लंदन छोड़ दें। वो पेरिस चले गए और इंडिया हाउस का नेतृत्व मिल गया विनायक सावरकर को। और इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बाय एन इंडियन नेशनलिस्ट शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के अंश हर रविवारीय गोष्ठी में सदस्यों के सम्मुख पढ़े जाते थे। विनायक सावरकर 1857 ईस्वी को उपद्रव नहीं बल्कि राष्ट्रीय लहर मानते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से। उनके विचार में 1857 ईस्वी की घटना को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाना भारत को सम्मान प्रदान करेगा। विनायक सावरकर ने जोसेफ मैज़िनी से प्रभावित होकर उनकी जीवन कथा भी लिखी और उनका भाई गणेश सावरकर भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। उसने ही मैज़िनी पर लिखी पुस्तक को भारतवर्ष में ही छपवाया था। उसे नासिक षड्यंत्र का दोषी मान 9 जून 1909 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी जायदाद जब्त करने का आदेश दिया गया। यह समाचार विनायक सावरकर को भी भेजा गया और 20 जून 1909 की रविवार गोष्ठी में वो बहुत गुस्से में था और उसने अंग्रेजों से बदला लेने की शपथ भी ली। अन्य क्रांतिकारी भी इस आदेश से बहुत आहत हुए और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति से प्रेरित हत्याएं भी होने लगी। मदन लाल ढींगरा अमृतसर का रहने वाला था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त कर भारत लौटने की तैयारी में था। विनायक सावरकर के निकटवर्ती इस युवक पर भारतीयों को काले पानी की सजा देना, उन पर अत्याचार करना, इस सब का प्रभाव पड़ना आश्चर्य की बात न थी। उसे यह सब अमानवीय लगने लगा और उसने स्वयं विचार बना लिया कि वो इससे अवश्य ही जूझेगा, बदला लेगा। उसने 1 जुलाई 1909 के दिन इंपीरियल इंस्टीट्यूट इन लंदन में पॉलिटिकल एडीसी एट द इंडिया ऑफिस कर्नल विलियम कर्जन विली को गोली मारी कि वो भारतीय विद्यार्थियों पर जासूसी करवाता था। मदन लाल ढींगरा ने डॉक्टर लाल काका को भी मार दिया जो उस पर झपटा था पकड़ने के लिए। ढींगरा को काबू कर लिया गया और उस पर अदालत में मुकदमा भी चला। उसकी जेब से कुछ कागजात भी मिले थे जिनमें एक पहले से तैयार वक्तव्य भी था। इस वक्तव्य को अदालत में पेश करने की आज्ञा तो नहीं मिली, परंतु किसी प्रकार वहां के समाचार पत्रों में इसकी चर्चा हुई और इसकी प्रतियां भारतवर्ष में भी उपलब्ध हो गईं। वक्तव्य के शब्द थे, मैं स्वीकार करता हूं कि एक दिन मैंने अंग्रेज रक्त बहाने का प्रयत्न किया। एक बदले की भावना से हिंदुस्तानी युवकों को अमानवीय फांसी दिए जाने और आजीवन कारावास काले पानी भेजने की सजा देने के विरोध में। इस प्रयत्न में मैंने अपने अंतःकरण के अतिरिक्त किसी से अपने विचारों को साझा नहीं किया। मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं किया। मेरा विश्वास है कि विदेशी संगीनों के साए में कोई भी राष्ट्र सदैव चलने वाले युद्ध की स्थिति में होता है, क्योंकि निशस्त्र कौमों के लिए खुली जंग असंभव होती है। इसीलिए मैंने आकस्मिक आक्रमण किया, क्योंकि बंदूक से मुझे वंचित रखा गया। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और निशाना दाग दिया। एकमात्र पाठ जिसकी भारतवर्ष को तुरंत आवश्यकता है,
वह है कि वह सीखें कि किस तरह से बलिदान दिया जाए, और इसके लिए एकमात्र मार्ग है कि वह सीखें कि हम स्वयं बलिदान दें। इसीलिए मैं मरता हूं और सम्मान पाता हूं अपने इस बलिदान के लिए। हर व्यक्ति जानता था कि मदनलाल ढींगरा को मौत की सजा ही दी जाएगी, और यही उसकी इच्छा भी थी। उसने अदालत में कहा, मैं दया के लिए निवेदन नहीं करूंगा और ना ही अपने ऊपर आपके प्रभुत्व को स्वीकार करता हूं। जो मैं चाहता हूं वह यह है कि तुम मुझे तुरंत मृत्युदंड की सजा दो। मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी दी जाए, क्योंकि इससे मेरे देशवासियों में बदले की भावना और भी तीव्र रूप धारण करेगी। जिन लोगों ने ढींगरा को अदालत में जाते हुए देखा, उनका कहना था कि वो प्रसन्न था और अक्षुब्ध था। जिन लोगों को उसका पार्थिव शरीर सौंपा गया फांसी के पश्चात, उनका कहना था कि वो फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले छैला सा लगता था, जैसे किसी शादी में सम्मिलित होने जा रहा हो। वो शांत था, सामान्य रूप में। मदनलाल ढींगरा के इस बलिदान की प्रशंसा अंग्रेज पदाधिकारियों ने भी की। लॉर्ड जॉर्ज ने विंस्टन चर्चिल के सम्मुख इस देशभक्ति की प्रशंसा की, तो चर्चिल ने भी इस विचार के प्रति सहमति प्रकट की और कहा कि ढींगरा के अंतिम शब्द सर्वश्रेष्ठ हैं जो देशभक्ति के नाम से कभी भी कहे गए हों। आयरलैंड के लोगों ने भी समाचार पत्रों के माध्यम से ढींगरा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके देश पर कुर्बान होने की भावना को प्रमुख मान। इस बलिदान की चर्चा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, इसका प्रभाव चलता ही रहा। 21 दिसंबर 1909 के दिन औरंगाबाद के अनंत लक्ष्मण कनहरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन के शरीर में 7 गोलियां दाग दी, जिसने गणेश सावरकर को सजा सुनाई थी। मदनलाल ढींगरा का बलिदान तो एक पाठ था आने वाले समय के लिए, एक चेतना थी नौजवानों के लिए, एक अन्य रास्ता था गुलामी से छुटकारा पाने के लिए। अगली कड़ियां तो हैं गदर लहर, जलियांवाला बाग का बलिदान, सरदार भगत सिंह का बलिदान, इंडियन नेशनल आर्मी के शूरवीरों का बलिदान। किन किन के नाम गिनवाए जाएं, एक से एक बढ़कर हैं ये बलिदान। एक बात तो स्पष्ट है कि आजादी के लिए बलिदान चाहिए और रक्त आजादी की कीमत है। आजादी को स्थिर रखने के लिए भी परिश्रम और आवश्यकता अनुसार बलिदान चाहिए। आज के भारत की आवश्यकता है एकता। आजादी को स्थिर रखने के लिए, विरोधियों को मात देने के लिए। मदनलाल ढींगरा ने अन्याय को खत्म करने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए बलिदान दिया, लेकिन क्या उसके विचारों को हम सम्मान देंगे? यह सवाल है हर हिंदुस्तानी के समक्ष, जो जवाब मांगता है। ढींगरा के विचारों के अनुकूल, मानव कल्याण के लिए और ईश्वरीय महिमा के लिए आओ हम सब मिलकर दोहराएं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमन तुम्हें हे बलिदानी। इस श्रृंखला के तहत अभी आप सुन रहे थे शहीद मदनलाल ढींगरा की कुर्बानी पर आधारित रूपक। आलेख जेसी जोशी, वाचक दलजिंद्र और संजीव सेन, संगीत राजेंद्र पाल सिंह राणा, सहयोग सोहन कुमार और पेशकश टीएन कौशल। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें ऐ बलिदानी, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें ऐ बलिदानी।